इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस एपिसोड 45 में आप तमाम व्यूअर्स का स्वागत है। इससे पहले का एपिसोड हमने जिसमें चर्चा किया था क्लाउज क्या होता है। क्लाउज मतलब वाक्य, जो एक वाक्य कई वाक्यों के जुड़ने से जो बनता है बड़ा वाक्य। उसमें प्रत्येक वाक्य का खंड जिसमें कि प्रत्येक शब्द के साथ एक सब्जेक्ट हो और फाइनाइट वर्ब हो, वह एक क्लाउज बनाता है, उसे वाक्य खंड कहते हैं। तो क्लाउज की चर्चा हमने की थी और बताया था कि क्लाउज क्या होता है, उसका क्या महत्व होता है। और WH फैमिली से जो क्लाउज बनते हैं जिसे सबऑर्डिनेट क्लाउज कहते हैं, क्या होता है। और उसके WH फैमिली के प्रत्येक सदस्य जो है वो कुल 36 प्रकार के अर्थों को व्यक्त करते हैं। उन 36 प्रकार के अर्थों में 9 तो प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं 9 से, और बाकी जो 9 निकाल दें इसमें से हम, तो जो 27 इसके भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं वो क्लाउज होते हैं, जो स्टेटमेंट के रूप में वाक्य में आते हैं। अगर जो पहली बार आए हैं, अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उस एपिसोड को आप जरूर देखें, क्योंकि ये क्लाउज से संबंधित जो सेंटेंस है ये स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, और इसके मदद से आप लंबे से लंबे वाक्य बना सकते हैं आसानी से। जैसे आप हिंदी में कंफर्टेबल महसूस करते हैं लंबे से लंबे वाक्य बोलने में, वैसे ही अंग्रेजी में भी आप बहुत कंफर्टेबल महसूस करेंगे। उसका पार्ट 1 हमने किया था इससे पहले के एपिसोड में, उसको जरूर देखें आप। उसकी कड़ी चली है अभी, तो पार्ट 1 हुआ है, फिर पार्ट 2, फिर पार्ट 3। जो कंजंक्शंस होते हैं 2 तरह के, एक है जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं जो कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाते हैं, दूसरे हैं जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं जो सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाते हैं। उसके आधार पर 4 तरह के वाक्य होते हैं, तो उसको आप जरूर देखें। वो परिचय है, इंट्रोडक्शन है, क्लॉज क्या होता है वाला पार्ट है। अगला पार्ट कड़ी दर कड़ी आती रहेगी, और उसी पार्ट से संबंधित जो वाक्य है हम इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस में ठीक उसके बाद हम कराते रहेंगे। ये पहला है, हम वाक्य के प्रारूप को देखें कि वाक्य किस तरह के वाक्य हैं जो बोले जाते हैं, उसको अंग्रेजी में हम कैसे बोलेंगे, इसके पैटर्न को आप जब देखेंगे। सबसे पहला जो टाइप 1 सेंटेंस है, अब एक सेंटेंस को हम कितने प्रकार से बोल सकते हैं ये भी आपको हम बताएंगे। सेंटेंस के पैटर्न को खाली आपको पकड़ना है, क्योंकि सिंपल सेंटेंस ही होते हैं, टेंस से रिलेटेड ही होते हैं। जो कुछ कंजंक्शंस होते हैं या WH वर्ड्स होते हैं, उसी से ये वाक्य बनते हैं। जैसे कि यद्यपि वह धनी है, यद्यपि वो धनी है, तथापि, या तथापि के जगह पे तो भी, वह कंजूस है, वह कंजूस है। हम और भी सेंटेंस लेंगे। अब यहां पे विपरीतता सूचक का मतलब यह हुआ कि एक भाग में जो बात कही गई है, दूसरे भाग में उसका विपरीत बात कही गई है, इसलिए ऐसे वाक्य को हम कहते हैं विपरीतता सूचक वाक्य। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में जो बाकी बचेंगे सेंटेंस हम पार्ट 2 में करेंगे, और ये वो वाक्य हैं जो बोलचाल में काफी अधिक प्रयोग में आते हैं। तो अंग्रेजी में जब हम उसको बोलेंगे इस तरह के वाक्य को, और हमें पता हो कि ये पैटर्न क्या है सेंटेंस का, तो हमें बड़ी आसानी होगी। इसमें यद्यपि वह धनी है, तथापि और तो भी का इसमें अंग्रेजी नहीं होता है, ये दोनों का, इसकी इंग्लिश नहीं करेंगे, इसकी जगह हम कॉमा लगा देंगे। तो 2 वाक्य है कि वह धनी है, दूसरा है कि वह कंजूस है। यहाँ यद्यपि लगा हुआ है, और यहाँ पे तथापि या तो भी का
जो है अंग्रेजी हम नहीं करेंगे, कॉमा लगा देंगे, रुकेंगे, फिर सेंटेंस को बोलेंगे, इसका मीनिंग तथापि तो भी अपने आप हो जाएगा। ये कितने प्रकार से हम बोल सकते हैं? पहला है जो सेंटेंस को हम करेंगे वो है कि दाव, दौ की जगह पे हम अलदौ विकल्प प्रयोग कर सकते हैं, अलदौ। इसका मतलब होता है यद्यपि, वह धनी है, ये दौ या अलदौ लगा दिया हमने यहां पे। ही इज रिच, although he is rich, he is miser। अब ये कहते हैं तो भी का अर्थ या तथापि का अर्थ अपने आप आ जाता है। तथापि या तो भी की कोई अंग्रेजी नहीं करनी पड़ती है। We just have to give a gap, little gap in the form of comma, and then we have to speak out the next part of the sentence, जो बाद में सेंटेंस आया है उसको, जो सिंपल इंग्लिश है उसका वही रख देना है आपको। तो दाव या अल्दौ ही इज रिच, ही इज माइजर, ही इज माइजर। और हमारे फेस का एक्सप्रेशन ऐसा होना चाहिए कि जिससे ये लगे कि वो धनी तो है लेकिन तो भी वह कंजूस है। तो दाव या अल्दौ ही इज रिच, ही इज माइजर, समथिंग लाइक दैट। So your facial expression, your body language is very important while delivering the second sentence. Your expression must express as to what you want to express. और वो आप जब प्रैक्टिस करेंगे उसी से वो आएगा। ये एक टाइप से हो गया पहला। आप ये बोल सकते हैं, अगर इसको हम जोरदार बना दें, जोरदार कैसे बनाएंगे कि तथापि या तब भी जो है ये तब भी, यहां पे तो भी की जगह हम लगा दें तब भी। तो दूसरा है कि जोरदार वाक्य अगर बनाएंगे इसको आप, अगर जोरदार मतलब तब भी, तो भी की जगह तब भी, यद्यपि वह धनी है तब भी वह कंजूस है, तो ये जोरदार वाक्य हो गया। इसको जोरदार वाक्य बनाएंगे तो क्या करेंगे, यहां लिखेंगे दाव, दाव या अलदौ, ही इज रिच, ये सेम रहेगा। देन वी विल गिव कॉमा, मीन्स वी विल हैव लिटिल पॉज, थोड़ा सा हम वहां पर रुकेंगे, फिर बोलेंगे ही इज स्टिल, स्टिल का मतलब है तब भी, ही इज स्टिल माइजर, इसका मतलब होता है तब भी। ये किसी भी टेंस में सेंटेंस बनाएंगे तो सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो है उसमें हम ये लगा के इसको जोरदार बना सकते हैं। तो भी की जगह या तथापि की जगह हम तब भी, ही इज स्टिल माइजर, ही इज स्टिल माइजर। ये हमारा जो फेशियल एक्सप्रेशन है, जो बॉडी लैंग्वेज है हमारा, वो भी सपोर्ट इसको करना चाहिए, ताकि सामने वाला व्यक्ति अगर इस स्ट्रक्चर को, इस पैटर्न ऑफ सेंटेंस को नहीं भी जानता है तब भी वो वही अर्थ लगाएगा जो आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से कह रहे हैं, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज हमारा बहुत बड़ा रोल अदा करता है। जो बात हम शब्दों से स्पष्ट नहीं कर पाते हैं वो हमारा बॉडी लैंग्वेज है जो स्पष्ट कर देता है। और एक बात यकीन मानिए कि जो आप बोल रहे हैं ठीक वही बात सामने वाला कभी नहीं समझता है, या ठीक वही अर्थ सामने वाला कभी नहीं लगाता है, बल्कि आपका बॉडी लैंग्वेज जिस भाव को व्यक्त करता है वो वह समझता है। तो कभी कभी हम होते हैं कुछ, और हमारा बॉडी सपोर्ट अगर नहीं करता है उस बात का तो वो मीनिंग लगाता है कुछ, तो जो इम्पैक्ट है कम्युनिकेशन का वो नहीं आ पाता है। Therefore, this is merely a matter of practice. You just have to practice these sentences. If you make 2, 3, 4, 5 same kind of sentences and you maintain your body language, and you will find you are very comfortable. तो प्रैक्टिस से आप कंफर्ट जोन में पहुंच जाएंगे।
नेचुरली आप के मुंह से निकलेगा ये सेंटेंस, और नेचुरली आप एक्सप्रेस कर पाएंगे इसको। ये तो जोरदार वाक्य है, इसको अगर हम छोड़ दें तो सामान्य वाक्य जो है उसको बोलने के तरीके और कौन कौन से हैं, ये तो विशेष अर्थ देता है तब भी। अब इसी सेंटेंस को हम बोल रहे हैं कि यद्यपि वह धनी है तथापि वो, या तो भी वो कंजूस है, इसको बोलने का जो, इसको छोड़ दें जोरदार वाक्य को, तो तीसरा तरीका इसका जो है सामान्य अर्थों में, ये नहीं है कि इसका कोई ये है कि सामान्य अर्थों में जो इसका है वो हो जाएगा ही मे बी रिच, ही मे बी रिच। ये मे बी जब लगाएंगे हम यहां पे तो फिर आगे बट लगा देंगे, बट ही इज माइजर, बट ही इज माइजर। ये चौथा तरीका है। तीसरा तरीका है बोलने का। अब इसमें चौथा तरीका भी हम देख लेते हैं। वो चौथा तरीका जो इसी वाक्य को बोलने के लिए हम कर सकते हैं कि रिच एज ही इज, रिच एज ही इज। चॉइस आपकी है कि आप किस पैटर्न को आप जो है यूज करना चाहते हैं, या अच्छा लगता है आपको, या एक्सप्रेस करने में आपको आसानी होती है, आप उसका चयन कर सकते हैं। तो यहां पे है कि रिच एज ही इज, और कुछ नहीं करना है यहां पे, ही इज माइजर, कॉमा डाल के यहां पे ही इज माइजर। एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका ये हो गया, जोरदार बनाएंगे तो, तीसरा तरीका ये हो गया, चौथा तरीका ये हो गया। इज इट क्लियर टू यू? ये चार तरीके हैं हमारे पास कि हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम कुछ और सेंटेंस लेते हैं और करते हैं। इसमें तो रिच मतलब एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव की विशेषता बतला रहा है, इसलिए पहला जो वाक्य है, वह पहला वाक्य जो है वो एडवर्ब क्लॉज है, क्योंकि जो वाक्य किसी विशेषण की विशेषता बतलाता है वो एडवर्ब क्लॉज होता है, या किसी क्रिया की विशेषता बतलाता है तो भी वो एडवर्ब क्लॉज होता है। अब हम दूसरा सेंटेंस लेते हैं, और वो ये है कि उसने यद्यपि उसने कठिन परिश्रम किया, किंतु वो सफल नहीं हो पाया, किंतु वह सफल नहीं हो पाया। बोथ सेंटेंस से जो ऊपर है वो भी, जो नीचे है वो भी, दोनों के दोनों पास्ट इंडेफिनिट में है। अब यहां पे यद्यपि उसने कठिन परिश्रम किया, तो यद्यपि उसने कठिन परिश्रम किया में हम क्या देखते हैं, इसमें देखते हैं कि द से हम शुरू कर सकते हैं, और द से शुरू करके हम कह सकते हैं द या अल्दो। द ये पहला तरीका है, द या अल्दो, अल्दो। He worked hard, he worked hard, और कॉमा डाल के हम लिखेंगे he could not succeed, किंतु वो सक्सीड नहीं, ये नहीं कर सका। he could not succeed। Though he worked hard, he could not succeed, या he failed, या और he failed, दोनों ही ठीक है, और he failed।
अब इसी वाक्य को हम बनाना चाहें दूसरे तरीके से, हम लिखेंगे हार्ड, प्रेजेंट टेंस में एज ही वर्कड, एज हार्ड एज ही वर्कड, ही कुडंट का कॉमा दे देंगे, ही कुडंट सक्सीड। प्रेजेंट में करेंगे, चाहे वो कितना भी परिश्रम कर ले वह सफल नहीं हो सकता है, तो हो जाएगा हार्ड एज ही वर्क ही कांट सक्सीड, ही कांट सक्सीड। वो कितनी भी मेहनत करता है लेकिन कर ले वो सफल नहीं हो सकता है। ये हो गया इसका ये रूप है। अब इसके अलावे जो है हम जो पहले तरह का वाक्य जिसमें कि एडजेक्टिव आता है, ये तो इसमें वर्ब है। हार्ड क्या करता है, ये काम, ये एडवर्ब है, इसलिए जो क्लॉज है ये क्लॉज भी एडवर्ब क्लॉज है। अब देखते हैं कुछ और वाक्य लेते हैं हम, उन वाक्यों को भी करते हैं हम। और वाक्य यहां पे है कि वह धनी है, वह धनी है। ये हो गया एक पार्ट जो कहता है कि वह धनी है। दूसरा पार्ट है कि वह तो भी, यहां हो जाएगा तो भी, वह असंतुष्ट है, तब भी वह असंतुष्ट है या संतुष्ट नहीं है। तो वह धनी है और फिर भी वह असंतुष्ट है। इसे आप इसका जो करेंगे सेंटेंस हम, हो जाएगा ही मे बी रिच, ही मे बी रिच, ही मे बी रिच का मतलब कि वह अमीर हो सकता है, यानी कि अमीर है, लेकिन वह संतुष्ट नहीं है। तो भी का मतलब है यहां पे लेकिन, यहां बट लगा देंगे, बट ही इज डिससेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड। अब इसी सेंटेंस में हम जो है हो जाएगा रिच, रिच एज ही इज, रिच एज ही इज। यहां सिर्फ कॉमा लगाएंगे। ये अंतर है कि अगर आप ही में भी लगाएंगे, ही में भी रिच, तो बट लगा देंगे, लेकिन रिच एज ही इज इसका मीनिंग यही है कि वो धनी है। तो यहां पे हम कोई भी यहाँ कंजंक्शन नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम सीधा सेंटेंस को लिखेंगे ही इज डिससेटिस्फाइड या ही इज नॉट सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड। अगर यहां पे फिर भी के सेंस में अगर हम तो भी या लेकिन की जगह फिर भी वह असंतुष्ट है, तो यहां पे येट का प्रयोग किया जा सकता है। अगर ज्यादा अर्थ को क्लियर करना हो, वैसे जरूरत नहीं है। रिच एज ही इज नॉट सेटिस्फाइड, रिच एज ही इज नॉट सेटिस्फाइड। ये बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कहता है, बॉडी लैंग्वेज सपोर्ट करता है आपके वर्बल लैंग्वेज को। तो अगर आपको ये लगे कि नहीं, ये क्लियर नहीं होगा सामने वाले को, तो येट का मतलब होता है फिर भी, ही इज नॉट सेटिस्फाइड, तो येट लगा सकते हैं आप। येट कैन बी यूज्ड हियर। अब नेक्स्ट हम सेंटेंस लेते हैं, इसमें इसी तरह का सेंटेंस लेते हैं। वह मेरा पड़ोसी है, वह मेरा
पड़ोसी है। किंतु वह सपोर्टिव नहीं है। सपोर्टिव मतलब होता है कि समय पर खड़ा होने वाला नहीं है। सपोर्टिव नहीं है यानी समय पर खड़ा होने वाला नहीं है। हो जाएगा he may be my neighbor, he may be my neighbor, NEIGHBOUR, but he is never supportive, but he is never supportive या he is not supportive। he is never मतलब कभी भी नहीं होता है supportive। he is never supportive, it gives a better meaning in place of giving not supportive। if we use never supportive means कभी भी वो खड़ा नहीं होता है, ना उसे उम्मीद की जा सकती है। अब इसी सेंटेंस को जो है हम अन्य भी इसी तरह का वाक्य लेकर के इस सेंटेंस को हम बना सकते हैं। हम जितना सेंटेंस ले बनाए हम कर सकते हैं। जैसे कि कहते हैं हम कि वो जितना भी मेहनत करता है कर ले, वह जितना भी मेहनत कर ले, वह जितना भी मेहनत कर ले, वह सफल नहीं हो सकता है, वह सफल नहीं हो सकता है। वाक्य जो है उस वाक्य पे गौर करेंगे, थोड़ा थोड़ा अंतर है लेकिन ये सब बहुत ही यूज में आता है, इसलिए इसको हमें याद रखना है कि वह जितना भी मेहनत कर ले। या इस वाक्य को हम कुछ यूं भी कह सकते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं इसको हम। वह जो है भले ही बोल सकते हैं या क्यों ना बोल सकते हैं, क्यों ना ये भी कहते हैं। वह चाहे इसके जगह पे चाहे, ये तीन तरह की स्थिति आती है, भले ही, क्यों ना, तीसरा है चाहे। इसमें से कोई भी हो, वह चाहे कितनी भी मेहनत कर ले वह सफल नहीं हो सकता है। वह भले ही जितना भी मेहनत कर ले वह तो भी सफल नहीं हो सकता है। इस तरह के वाक्य भी है बोलचाल में काफी आते हैं और हमें याद रखना है यहाँ पे कि यहाँ इसको करेंगे हम चाहे तो नो मैटर से शुरू कीजिए, यहाँ पे नो मैटर के जगह पर आप इवन इफ भी लगा सकते हैं, ये याद रखना है आपको। इवन इफ, नो मैटर या इवन इफ, ये दो चॉइस है हमारे पास कि हम नो मैटर लगाएं या इवन इफ लगाएं। यहाँ पे हम लगाएंगे, उसके बाद हो जाएगा वह भले ही क्यों ना चाहे जितना भी मदद करे, जितना भी मेहनत कर ले, जितना भी मेहनत कर ले तब भी या तो भी, तब भी या तो भी वह सफल नहीं हो सकता है। यह हो जाएगा नो मैटर। यहां पे हाउ
much hard work, how much hard work he does. No matter या even if, अगर even if लगाएंगे तो वो भले ही, how much, even if he, या इसको यू सीधा बनाइए, हो सकता है थोड़ा सा awkward लगता हो आपको. No matter even if he works hard, he works hard, he can't be successful, he can't be successful. अब इसी में दूसरा वाक्य लेते हैं कि तुम मुझे भले ही क्यों ना, तुम चाहे मुझे भूल जाओ, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता. ठीक है, क्या हो जाएगा? तुम भले ही क्यों ना चाहे, ठीक है, नो मैटर या इवन इफ यू फॉरगेट मी, तुम मुझे भूल जाओ, यू फॉरगेट मी, लेकिन मैं तुम्हें याद रखूंगा. आई सेल, कॉमा लगा हुआ है यहां पे, आई सेल हमेशा रहेगा तो एवर रिमेंबर यू, रिमेंबर यू. और यहां अगर इसको जोरदार बनाना हो अगर, तो यहां पे हम शैल के बाद इंशाल्लाह लगाएंगे, विल लगाएंगे. ये एक तरह का वादा है तो आई के साथ विल ही लगाएंगे. और विल के बाद अगर जोड़ देना है तो विल के बाद लिखेंगे नो मैटर इवन इफ यू फॉरगेट मी, आई विल स्टिल, यहां लगा देंगे स्टिल, तब भी, तब भी. ये जोरदार वाक्य है. अगर जोरदार नहीं है तो सीधा आई विल एवर रिमेंबर यू, और अगर जोरदार है तब भी मैं तुम्हें याद रखूंगा, याद रखूंगा. तो नो मैटर इवन इफ दोनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे. यू फॉरगेट मी, आई विल स्टिल एवर रिमेंबर यू. इज इट क्लियर टू यू? अब नेक्स्ट सेंटेंस है कि मैं भले ही मिट जाऊं, मैं भले ही, या चाहे क्यों ना, भले ही क्यों ना, या चाहे मिट जाऊं, मैं भले ही क्यों ना चाहे मिट जाऊं, मैं अपना सिद्धांत तब भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तब भी अपना सिद्धांत नहीं छोड़ूंगा, अपना सिद्धांत नहीं छोड़ूंगा. ये अक्सर वाक्य जो है बोलचाल में आता है. जब इस तरह का वाक्य आता है तो इस तरह के वाक्य को हम, दूसरा तरीका ये है कि इसको शुरू करते हैं हम हाउ एवर से. मैं भले ही मिट जाऊं, हाउ एवर, I get ruined, I get ruined. However, I get ruined. I can't leave my principles. I can't go
बियॉन्ड माई प्रिंसिपल, अपने सिद्धांत से परे नहीं जा सकता। आई कांट गो बियॉन्ड माई प्रिंसिपल, या दूसरा कह सकते हैं कि आई कांट कंप्रोमाइज विद माई प्रिंसिपल। आई कांट कंप्रोमाइज विद माई प्रिंसिपल या आई कांट गो बियॉन्ड माई प्रिंसिपल, हाउएवर आई गेट ruined। हाउएवर का मतलब है भले ही, इसको वाक्य को ऐसे करेंगे, वह जितना भी कड़ी मेहनत कर ले, कड़ी मेहनत कर ले, वह सफल नहीं हो सकता है, वह सफल नहीं हो सकता है। इसमें हम मे का प्रयोग करते हैं, हाउ एवर के साथ लगाएंगे, हाउ एवर के बाद आ जाएगा हार्ड, हाउ एवर हार्ड, ही मे वर्क, ही मे वर्क, हाउ एवर हार्ड ही मे वर्क, फिर रुकेंगे यहां पे, ही कांट बी सक्सेसफुल। जब आप इन सेंटेंस को जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप जितने भी तरीके हैं उसमें से किसी भी तरीके का आप चयन कर सकते हैं जो अप्रोप्रिएट है। इसमें बिना प्रैक्टिस के ये आपको याद भी नहीं रहेगा, ना आप इसको यूज कर पाएंगे। इन सेंटेंसेस की तरह और भी सेंटेंस लेंगे आप ठीक इसी पैटर्न पे, उसको आप इसी पैटर्न पे बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपका गुलाम हो जाएगा। अब इसी का देते हैं कि वह जितना भी गरीब क्यों ना हो, वो कितना भी गरीब हो, वह भले ही या चाहे या क्यों ना, वह भले ही गरीब हो, वह भले ही गरीब हो, किंतु वह सुखी है, किंतु या फिर भी वह सुखी है, या किंतु वह सुखी है, फिर भी वह सुखी है। या एडजेक्टिव है गरीब, इससे पहले वर्ब आया था, हो जाएगा हाउ एवर पुअर ही मे बी, हाउ एवर पुअर ही मे बी, रुकेंगे, ही इज हैप्पी, ही इज हैप्पी, ये कॉमा से फिर भी का जो सेंस आ जाएगा, ही इज हैप्पी। वह कितना भी तेज दौड़े लेकिन वह रेस नहीं जीत सकता है, वह जितना भी तेज दौड़े फिर भी वह रेस जीत नहीं सकता है। दौड़े या दौड़ ले, दौड़े या दौड़ ले, फिर भी वह रेस नहीं जीत सकता है, फिर भी वह रेस नहीं जीत सकता है, नहीं जीत सकता है। वो जितना भी तेज दौड़ ले, तेज होता है फास्ट, हाउएवर फास्ट ही मे रन, हाउएवर फास्ट
ही मे रन, कॉमा रुकेंगे यहां पे, ही कैनॉट विन द रेस, ही कांट विन दिस रेस, वह यह रेस जीत नहीं सकता है। यह लगा दीजिए यहाँ पे, वह यह रेस जीत नहीं सकता है। इसके लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। इस कड़ी में आज पार्ट 1 है ये, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे और कहीं पे भी आपको कोई डाउट, कोई शंका या कोई दिक्कत आ रही है तो फील फ्री टू पुट योर से या your problem in the comments column. I do assure you, I am going to give the reply for the same. मैं आपके डाउट को कमेंट कॉलम में अगर आप लिख के देंगे, मैं आपके डाउट को एग्जाम्पल दे करके मैं दूर करने के लिए बाध्य हूँ मतलब कमिटेड हूँ मैं। ये मेरा वादा है आपसे और मुझे बड़ी खुशी मिलेगी क्योंकि आप कमेंट्स तब करेंगे जब आपको डाउट होगा, डाउट तब होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो I shall be only too happy to have a comments from you for any kind of problem or hindrance that you feel, या समझ में नहीं आता है या फिर कुछ कैसे वाक्य आते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप बस प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। आप जिसका भी चयन करना चाहें इसमें स्ट्रक्चर का जितना बताया है पैटर्न ऑफ सेंटेंस उसका करें। विद दैट लेट अस कॉल इट अ डे। और मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, अगर आपको लगता है कि ये सहज, आकर्षक और एक बिल्कुल डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन है कड़ी दर कड़ी, तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल और शेयर भी कीजिए इसको उन लोगों को जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं। प्लीज कीप ऑन लाइकिंग द वीडियोस एंड शेयरिंग द वीडियोस एट द सेम टाइम। थैंक you very much. Have a nice day. See you in the next episode with something worthwhile in the next topic. Thank you.